ठीक है। तो जो पिछली क्लास थी उसमें आप लोगों ने लिखा था विकृति, है ना। ठीक है, तो विकृति के बारे में आइए समझ लेते हैं कि विकृति क्या थी। आपने बताया था कि भिन्नात्मक परिवर्तन जो होता है उसे ही हम लोग क्या कहते थे, विकृति। भिन्नात्मक परिवर्तन आप सभी लोगों में दो चीजों में देखा था। पहला किस में देखा था, लंबाई में। दूसरा किस में देखा था, आयतन में, है ना। और एक आप लोगों ने पढ़ा था अपरूपण विकृति, जिसमें ऊपर शिफ्ट हो गया था एक हिस्सा ना। फाई बराबर आपने लिखा रहा होगा एक्स बाई एल। इतनी बातें आप सभी लोगों ने लिख लिया था। और विकृति के बाद एक छोटी सी बात और थी, हमें समझना था हुक का नियम क्या है। बाकी ये आप जानते रहिएगा कि विकृति का जो मात्रक होता है, विकृति का मात्रक नहीं होता, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई जब आप लिखेंगे तो दोनों हिस्सा कट जाएगा, तो उसका कोई मात्रक नहीं आएगा। तो वो एक मात्रकहीन और एक बीमाहीन राशि हुआ करती थी, है ना। ठीक है, बाकी प्रत्यास्था क्या होती है आपने समझ लिया था। मच्छर बड़ी फुलाते हैं, काटते हैं क्या आप लोग को? हाँ, नहीं काटते? परिचय है आपका? ठीक है। चलिए, अब नहीं काटते हो तो कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। अगर आप कहती काटते हैं तो फिर लगवा देता मैं वो। तो आप कुछ नहीं लगवाते, सब जानते हैं। ठीक है, नहीं लगवा देता, लेकिन अब जब काटते नहीं तब क्या लगवाएं, फर्जी मारे फिरने। अच्छे मच्छर हैं ये लोग, ये शाकाहारी मच्छर हैं। चलिए, तो आप हेडिंग डालिएगा, मच्छर कैसे भी हैं। हेडिंग डालिएगा हुक का नियम। हुक का नियम, हुक का नियम। मेरी आवाज बड़ी खराब खराब सी आ रही है ना आज। हुक का नियम लिखिएगा, बोले, लिखिए। लघु विकृति के लिए, लघु विकृति के लिए किसी वस्तु में उत्पन्न, लघु विकृति के लिए किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल, किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल संगत विकृति के, प्रतिबल संगत विकृति के समानुपाती होता है। संगत विकृति के समानुपाती होता है, संगत विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, जो प्रतिबल है, हरा वाला मार्कर है क्या? जो प्रतिबल है, आपने बताया कि जो प्रतिबल है ये विकृति के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब आप क्या कुछ कोई नया नियम बता दिया हुक साहब ने? ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिबल का मतलब मैंने आप लोग को इसके पीछे खूब अच्छे से समझाया था, ठीक है ना। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, याद है ना। स्पर्शरेखीय प्रतिबल क्या होता है, कैसे हम खींचते थे, बल लगाते थे, एकांक क्षेत्रफल पर बल लगा करता था, प्रतिबल बराबर आपने बल बटा क्षेत्रफल लिखा था, इन सब आपको आता है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। और वैसे भी हम जानते हैं कि प्रतिबल विकृति, विकृति का मतलब क्या था, भिन्नात्मक परिवर्तन, है कि नहीं। और आप एक बात बताइए, अगर हम किसी तार पे प्रतिबल लगाते हैं, अब चाहे संपीड़क वाला लगाएं और चाहे तन्य प्रतिबल हम लगाएं, तन्य प्रतिबल लगाते हैं अनुदैर्ध्य वाला, तो उसके लंबाई में क्या होगी, वृद्धि। आयतन में लगाएंगे, दबाएंगे तो उसका आयतन घटेगा, और फुलाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा। खींच तान के यहां हमें समझना क्या था कि आयतन में परिवर्तन हो रहा है या लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन कैसे होगा। हम जितना ज्यादा प्रतिबल लगाएंगे परिवर्तन ऑटोमेटिक उतना क्या होगा, ज्यादा। अगर मैं किसी भी तार पे प्रतिबल का मान बढ़ा दूं तो इसका मतलब लंबाई ज्यादा बन जाएगी, वो तार ज्यादा खिंच जाएगा, वो तार ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम कम प्रतिबल लगाएंगे तो तार की लंबाई में कम वृद्धि होगी, हम ज्यादा लगाएंगे तो उसकी लंबाई में परिवर्तन ज्यादा होगा। तो हमें एक बात ये समझ में आया कि जो कोई भी पदार्थ है जिनमें भिन्नात्मक परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो आयतन में हो, चाहे वो अपरूपण हो, और चाहे वो क्या हो, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य मतलब लंबाई में जो भिन्नात्मक परिवर्तन था, कैसा भी परिवर्तन होगा वो प्रतिबल पे डायरेक्टली निर्भर करता है। हम प्रतिबल का मान बढ़ा देंगे, होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अगर बढ़ाने पे बढ़े बोल रहा है, बढ़ाने पर अगर बढ़े और घटाने पे अगर घटे, तो हम बोलेंगे ये अनुक्रमानुपाती है। और अगर किसी चीज को बढ़ाने पे कोई चीज घटे और घटाने पे कोई चीज बढ़े, तो हम बोलेंगे कि वो व्युत्क्रमानुपाती है। मैं ये सब बताने से पहले आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं। सामान्यतः बच्चे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझ नहीं पाते, इसलिए ढंग से सुन लो कि अगर हम किसी भी चीज को बढ़ाएं
और उस पे उसके बढ़ाने से कोई दूसरी चीज बढ़ने लगे और घटाने से कोई दूसरी चीज घटने लगे तो हम बोलेंगे अनुक्रमा अनुपाती है। और हम किसी एक चीज को बढ़ाएं, उसके बढ़ाने से दूसरी वाली चीज घटने लगे और घटाएं तो वो बढ़ने लगे तो हम बोलेंगे ये क्या है, व्युत्क्रमा अनुपाती। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे y बराबर 1/x लिखा है। अब आप सोचिए अगर मैं x का मान 10 रखूं तो 1/10 आएगा। देखो अपन लोगों ने x का मान क्या लिया 10, तो y का मान हमें क्या मिलेगा 1/10। अगर अब मैं x का मान क्या ले लूं 100 तो y का मान हमें क्या मिलेगा 1/100। अगर मैं x का मान मान लो लेता हूं 1000 तो हमें y का मान मिलेगा 1/1000 मिलेगा। इसको हल करने पे 0.1, इसको हल करने पे 0.01, इसको हल करने पे 0.001। बात समझ आ रही है? देखो x का मान मैं बढ़ा रहा हूं तो हमने ये पाया कि जो y का मान आ रहा है वो घट रहा है, ये कम है, ये उससे कम है और ये उससे कम है। तो x का मान बढ़ाने पे y का मान घटेगा, यानी हम बोलेंगे कि x y का क्या है व्युत्क्रमा अनुपाती। तो हम बटे में कोई आइटम बढ़ाते हैं तो उत्तर घटता ही है। नीचे वाली संख्या हम जितनी ज्यादा बड़ा रखेंगे उतना उत्तर कम आएगा, इसीलिए हम भाग को हमेशा बोलते हैं व्युत्क्रमा अनुपाती। लेकिन अगर मैं कह देता y बराबर मान लो 4 गुणे x लिखा है, यहां x गुणे में है, मैं x का मान जितना बड़ा रखूंगा y का मान उतना बड़ा आएगा। हम अगर x का मान 2 रखें y का मान आएगा तो कितना 8, मैं अगर 3 रखूं कितना आएगा 12। हम x का मान बड़ा करते जाएं तो y का मान बड़ा आएगा, यानी मुझे पता चला कि अगर कहीं गुणे का निशान है तो उसे हम क्या बोलेंगे अनुक्रमा अनुपाती। तो भाग को हम क्या बोलेंगे व्युत्क्रमा अनुपाती, क्योंकि बटे वाला बढ़ाएंगे तो मान घटेगा। और हम गुणे को क्या बोलेंगे अनुक्रमा अनुपाती। अब अगर कहीं लिखा होता y बराबर 10 प्लस x, अब मैं x का मान 1 रखता तो y का मान 11 आता। अगर मैं x का मान 2 रखता तो y का मान 12 आता। मैं अगर x का मान 3 रखता तो y का मान 13 आता। यानी मैं x को बढ़ाता जा रहा हूं तो y का मान भी बढ़ता जा रहा है। इससे यह साबित हुआ कि x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया अनुक्रमा अनुपाती। तो अगर किसी भी चर के आगे धनात्मक है, जोड़ में लिखा है, तो बढ़ाने पे बढ़ेगा और घटाने पे यानी जोड़ भी क्या कहलाता है अनुक्रमा अनुपाती। अगली बात क्या है, मान लो यही लिखा होता y बराबर 10 माइनस x। सोचो मैं x बराबर अगर 1 लेता तो y का मान फटाक से कितना आता 9, लेकिन अगर मैं x का मान 2 ले लेता तो यहाँ y का मान कितना हो जाता 8, और अगर मैं x का मान 3 ले लेता तो y का मान कितना आ जाता 7। तो ध्यान से देखो मैं x का मान बढ़ाया हूं ना, तो y का मान घट रहा है, यानी बढ़ाने पे घट रहा है और घटाने पे बढ़ेगा। इसका मतलब समझ आ रहा है ना। देखो x का मान मैंने घटाया तो y का मान बढ़ा, इसी उल्टा देख लो। तो अगर बढ़ाने पे घटे घटाने पे बढ़े मतलब अनुक्रमा अनुपाती है व्युत्क्रमा अनुपाती, ऑब्वियस सी बात है। तो माइनस हो गया व्युत्क्रमा अनुपाती। अब याद रखना हमेशा, अब दोबारा कभी नहीं समझाएंगे कि घटाने और जोड़ के चिन्ह को हम बोलते हैं व्युत्क्रमा अनुपाती, और जोड़ और गुणे के चिन्ह को क्या बोलते हैं अनुक्रमा अनुपाती। आज मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं ऐसा पढ़ाऊं कि लोग पढ़ते पढ़ते सो जाएं। एक आध दो बार ये पहले हुआ है कि लोगों को खर्राटा आने लगा है और ये मैडम लगातार सो रही हैं। थैंक यू, अच्छा लगा मुझे। चलिए, ये लगता है कि हाँ मैं मन से पढ़ा रहा हूं, मतलब आवाज ज्यादा थिरक रही क्या मेरी? सुनने के बाद नींद आ गई। ये लोरी नहीं थी मैडम, ये पढ़ा रहे हैं हम। आइए, तो मैंने बताया अनुक्रमानुपाती है मतलब ऊपर है, जोड़ में है, इसके आगे प्लस का निशान है, दिख रहा है ना। तो हमको दिखने वाला प्लस कहाँ है, हाँ ये धनात्मक चीज लिखी है। तो इसका मतलब अगर हम प्रतिबल बढ़ाएंगे तो विकृति का मान बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। और ये सामान्य बात है, किसी तार को अगर हम तानेंगे जितना बल लगाएंगे वो उतना ज्यादा तनेगा, यानी उसमें भिन्नात्मक परिवर्तन उतना क्या आएगा ज्यादा। मैंने ऐसे ही बोल दिया, ये टॉपिक में बता इसलिए दिया कि जनरली बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के चक्कर में, ठीक है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको जब भी ये मिले आप जान जाना कि कब अनुक्रमानुपाती है और कब व्युत्क्रमानुपाती। देखिए एक बात समझते हैं, है ना। और अभी कितने आसानी से एक लोगों ने ये कह दिया कि सर एक ही दिन तो मिलता है आराम करने का। क्या यार, ये अच्छी बातें नहीं है। चलिए पढ़े हम लोग, टॉपिक पे आए, पर थोड़ा आप लोग अब सुधर जाइए, ठीक है ना।
अब आपके पास समय बहुत कम है, ठीक है। तो प्रतिबल और विकृति ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमणित है। अगर हम प्रपोर्शनल हटाएंगे तो हमें एक नियतांक मिलेगा बराबर, हमने उस नियतांक का मान कुछ भी लिखा जो आपका मन कहे, आप के लिख दीजिए। के से अगर इंडिकेट करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लोग अलग अलग मान से रखते हैं। चलो अभी मैं के लिख देता हूं कुछ देर के लिए। बराबर मैंने क्या लिखा, विकृति। तो अगर मैं के बराबर लिखूं तो मैं यहां लिख सकता हूं प्रतिबल और बटे हमें क्या मिला, विकृति। तो हमें एक बात पता चला कि के बराबर हमें मिला प्रतिबल बटे विकृति। कई सारे लोग कहेंगे सर अगर मैं के ना लिखना चाहूं तो आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जो आपका मन आए आप वो लिख सकते हैं। पर दरअसल इस अनुपात का एक नाम है, इस अनुपात का नाम है यंग प्रत्यास्था गुणांक, या आप इसे कह सकते हैं नियतांक। आप अभी नियतांक कहिए, आप इसी में ज्यादा फायदे में रहेंगे। वो तो इसका प्रकार अभी आएगा, तो आप इसको जिससे चाहे लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ये एक नियतांक है जिसे बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है ना। तो प्रत्यास्थता को हम लिखते हैं इलास्टिसिटी से, और इलास्टिसिटी से लिखते हैं इसलिए हमें लगता है कि अगर इसे हम ई से लिख दें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मिलता जुलता रहेगा ना। फिर अभी इसका हम प्रकार पढ़ेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक, उसको हम वाई से लिख देंगे, ठीक है ना। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक उसको हम बी से लिख देंगे। उनका सिंबल अलग अलग है, तो हम लिख कुछ भी सकते हैं, और जनरली वो लिखते हैं हम जिसमें हमें कंफर्ट रहे, पहचानने में आगे चल के हमें दिक्कत ना। जैसे प्रतिरोध को आप कहकर रेजिस्टेंस आर से लिख दें, बिल्कुल रेजिस्टेंस मतलब आर, इसलिए हम आर से लिख लेते हैं, हमें याद करने में आसानी है। बाकी लिखना आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो अगर अभी मैं इसको लिख दूं ई से तो कोई दिक्कत, ये एक नियतांक है और इसका नाम अपन लोगों ने क्या रखा था, प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्था गुणांक यानी ये एक नियतांक है जिसके बराबर हमें क्या मिला, प्रतिबल बटे विकृति। अब एक बात समझिएगा, जैसे अगर मैं इसमें एक कर्व खींचना चाहूं, एक ग्राफ, तो ये y बराबर mx लिखा है, ध्यान से देखो। y का मतलब हमने क्या लिया है, प्रतिबल, और x पे हमने क्या लिया है, विकृति। तो y बराबर mx का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, और हमने y अक्ष पर लिख लिया प्रतिबल। तो हमने यहां पर y पर लिखा है प्रतिबल, और हमने x अक्ष पर क्या लिखा है, विकृति। और y बराबर mx का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। तो ध्यान से देखो, यम बराबर के मिला है हमें, यहाँ ई ही लिख लो, जब यहाँ लिखे हो ई तो यहाँ भी ई लिख लो, काहे लिए के लिख के घूम रहे हो। तो अगर हमें यम का मान ई मिला तो ये जो कोण है वो कितना है, थीटा, दिख रहा है बच्चा। तुम कह सकते हो यम बराबर tan थीटा, ये थीटा स्लोप है, स्लोप मतलब ढलान। तो यम बराबर tan थीटा, और tan थीटा का जो मान है या जो यम का मान है वो हमें क्या मिला है, ई, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी चीज के लिए प्रत्यास्था गुणांक का मान निकालना होगा और कर्व खींच दे, तो यहां पर आप क्या करेंगे, ये थीटा का मान देखेंगे, tan थीटा का मान निकाल देंगे, वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रत्यास्था गुणांक। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका प्रत्यास्था गुणांक का मान भी क्या होगा, ज्यादा। जिसका स्लोप कम होगा उसके लिए प्रत्यास्था गुणांक का मान क्या होगा, कम। तो ये बहुत सामान्य बात थी। तो हमें ई बराबर मिला प्रतिबल बटा विकृति। बना लिया आप सभी लोगों ने, ये बना लिया है। तो फिर हम आगे बोले तेजी से बनाइएगा। बाकी ये कैसे लिखा है, y बराबर mx, आपको समझ में आ रहा होगा। लिख लिया, चलिए आगे बोले। लिखिएगा नीचे, स्टार बनाइए और नीचे लिखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा, प्रतिबल की वह अधिकतम सीमा, प्रतिबल की वह अधिकतम सीमा जिसके अंदर यह, प्रतिबल की वह अधिकतम सीमा जिसके अंदर यह विकृति के समानुपाती होता है, 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 समानुपाती सीमा कहलाती है।
समानुपाती सीमा कहलाती है। मतलब अगर हम किसी वस्तु पर प्रतिबल का मान बढ़ाते जाए तो वो विकृति के समानुपाती एक सीमा तक रहता है। उसके बाद अगर हम ज्यादा उस पर प्रतिबल का मान बढ़ा देंगे तो वो विकृति के समानुपाती नहीं रह जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये समानुपाती सीमा के कहां चला गया, बाहर। आगे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। फटाफट लिखते जाइएगा। प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा लिखिएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और तीसरा लिखिएगा दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक। देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम जानते हैं ना, वाई से लिखते हैं, लिखना नहीं है, सुनना है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम वाई से लिखते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम किससे लिखते हैं, बी से, और दृढ़ता गुणांक को हम ईटा से लिखते हैं। एक एक करके हम सबको समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझिएगा, ये मैंने बताया क्यों, आप ध्यान से सोचिए, ये प्रकार बना क्यों आखिर। क्योंकि प्रतिबल बटे हमें क्या लिखना है, विकृति। पर प्रतिबल एक प्रकार का होता ही नहीं और विकृति भी एक प्रकार की होती नहीं। एक प्रतिबल ऐसा था, याद करिए, जो लंबाई में उत्पन्न हुआ करता था, इसीलिए उसे आप लोगों ने अनुदैर्ध्य प्रतिबल नाम रखा था। एक आयतन में उत्पन्न हुआ करता था, तो कौन सा था, आयतन। तो अगर आयतन में परिवर्तन होगा तो विकृति भी तो आयतन वाली आएगी, और लंबाई में अगर प्रतिबल लगाएंगे तो विकृति भी कौन सी आएगी, लंबाई। यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए इसका प्रकार क्यों आया, इसमें प्रकार बना क्यों, क्योंकि प्रतिबल भी कई प्रकार का है और उसके संगत विकृति भी कई प्रकार की है। तो संगत प्रतिबल के जो संगत विकृति आएगी उसके अनुपात को ही हम उसका संगत क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक। समझ में नहीं आया। तो हमने ये देखा कि लंबाई में परिवर्तन करने के लिए हमने जो प्रतिबल लगाया था उसे हम बोलते थे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति को हमने नाम दे दिया यंग प्रत्यास्थता गुणांक। कौन सा गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। चूंकि इसको बताया था यंग ने, अब इसे ई से दोबारा हम लिखेंगे नहीं, इसलिए इसका सिंबल हम क्या लिख लेते हैं, वाई। तो हम वाई बराबर क्या लिखते हैं, वाई बराबर क्या लिखते हैं, वाई बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यानी समानुपाती सीमा के भीतर है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बात समझ में आया। तो आपने हेडिंग क्या डाला है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और आप इसमें लिखिएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक के भीतर लिखिएगा समानुपाती सीमा में, समानुपाती सीमा में, समानुपाती सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न, समानुपाती सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल, किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पदार्थ क्या के अनुपात को पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है वो आप समझ गए हैं, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर ये है, लिखिएगा जो है वो है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को अपन लोग लिखते किससे हैं, वाई से। तो वाई बराबर आप लिखेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल और बटे आप लिखेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति को ही हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक।
अब एक बात समझिएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर हमने बताया क्या था, तो यह बाई क्या लिख सकते थे, ए, और अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब डेल्टा एल बाई यल, तो यल जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, यानी वाई बराबर मिला एफ एल अपान ए डेल्टा यल। पर अगर मैं ये कह दूं कि जो ये बल है, प्रतिबल है, अगर किसी तार में कोई वेट लटकाने से उत्पन्न हुआ है, तो क्योंकि बल लगाने से उत्पन्न हुआ है या भार के कारण हुआ है, तो मैं भार निकालने के लिए एफ बराबर एम इंटू क्या लिखता हूं, जी, एम इंटू जी, बगल में स्मॉल यल अपान ए गुणे यहां पर लिखा है डेल्टा यल। ए का मतलब है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और अगर इस तार की त्रिज्या में स्मॉल आर ले लूं तो मैं इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकता था, कैसे, y बराबर एम जी एल अपान ए का मतलब पाई आर स्क्वायर और इंटू यहां पर लिखा है डेल्टा यल, तो हम ये भी लिख सकते थे। ठीक है, इसका देख तो ले भाई, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, यानी अगर मुझसे कोई पूछे कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का आप मात्रक बताइए, तो हम कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई कहे इसकी बीमा बताइए, तो आप बीमा बता सकते हैं एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो इसकी हम बीमा भी निकाल सकते हैं, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान आया। पर आइए एक बात हम समझते हैं, एक शब्द, एक छोटी सी बात है आपसे हम पूछना चाहते हैं, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक कब आएगा, जब किसी भी चीज के लंबाई में क्या होने वाला हो, परिवर्तन। लंबाई में क्या हो, लंबाई में परिवर्तन हो, चाहे लंबाई बढ़े और चाहे लंबाई, और दूसरी बात की जान लेना, लंबाई में परिवर्तन जादू टोना से नहीं होगा, हमें बल लगाना पड़ेगा, खींचना तानना पड़ेगा, तब जाके लंबाई में क्या होगा, परिवर्तन। और अगर हम किसी तार को खींचेंगे तानेंगे, किसी क्षेत्रफल को पकड़ के ही तो खींचेंगे, तो प्रतिबल ऑटोमेटिक आ जाएगा, और प्रतिबल आएगा तो उसकी वजह से विकृति आएगी, तो इसके अनुपात को हमने कह दिया प्रत्यास्थता गुणांक, और लंबाई में हो रहा था इसलिए इसका नाम अलग से रख दिया, जिसका नाम क्या रखा गया, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बोलो आया समझ में? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए हमें फार्मूला क्या मिला, एम जी एल अपान ए इंटू डेल्टा यल, समझा रहा है? और ए का मतलब अपन लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब एक बात तुम सोचो और हटके, अगर मैं तुम्हें पानी दे दूं, क्या दे दूं, 1 लीटर पानी दे दूं, और मैंने कहा चलो इसमें तुम यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालो, क्या यंग प्रत्यास्थता गुणांक पानी में निकाला जा सकता है या नहीं? अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा विज्ञान के छात्रों को सोचो, क्या मैं पानी के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान निकाल सकता हूं? जो मान तुम्हें चाहिए वो मान तुम्हें मैं अवेलेबल कराता हूं, तो क्या पानी के लिए हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने बैठ जाएंगे या नहीं बैठेंगे? आंसर बताइए, लॉजिक सहित आपको उत्तर देना पड़ेगा, हाँ कहेंगे तो भी, ना कहेंगे तो भी। हाँ, कोई बताना चाहेगा कि द्रव के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या हो सकता है? हाँ, आंसर बताने के बाद भी आपकी पूरी क्लास में सन्नाटा है। चलिए, ये सन्नाटा बहुत घातक चीज है, समझे रहिएगा, ये अच्छी आदत नहीं है आप लोगों की, सुधारिए इसे आप, ठीक है? ये कह देने से कि हफ्ते में एक ही दिन मिलता है सर, आराम करने के लिए हमें मिलना चाहिए, ठीक है, आराम करिए, जरूरी है, पर अगर आप हफ्ते में या संडे को 1 घंटा क्लास नहीं कर पा रहे हैं, 1.5 घंटा, तो ये बहुत ही दर्दनाक है आप लोगों के लिए। और उससे बड़ी दर्दनाक बात कि अभी मैंने लिखा है, मूर्खों, बोर्ड पे देखो कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के लिए हमें चाहिए क्या बे, क्या चाहिए, फार्मूला क्या लगाएगा बता? अब तो बता दीजिए कि अंधेरे हैं, बोर्ड पे लिखा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर फार्मूला क्या लगाएगा? अबे पढ़ दे, देख के साले, हिंदी नहीं आती क्या लगाएगा फार्मूला? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति कहाँ आती है बताओ? अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब क्या होगा? लंबाई में कौन सा परिवर्तन? अबे भिन्नात्मक परिवर्तन ना, लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन, लंबाई बदल जाएगी ना, कैसे बदलेगी? लंबाई कैसे बदल सकते हैं हम? काम के बदल जाएगी ना। अब जो लगता है बोलो ना कि मुंह में छेद नहीं है, तो ताने के तरेगा ना। साले विज्ञान को विज्ञान जैसे पढ़ो, क्यों चूतिया साथ जिंदगी जीना चाहते हो?
वाई। थोड़ा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा तो जवाब दो कि जिंदगी भर गंवार और अल्लाह भर की जिंदगी जीना है, लाइफ टाइम, है कि सामाजिक विज्ञान वाले हो गए हो। चलो सामाजिक विज्ञान में भी लॉजिक है ना। बिना लॉजिक के तो पूरी दुनिया चल ही नहीं रही है। मैंने कितनी लॉजिक के तुम लोगों को दिया है, लॉजिक की तो कोई गिनती ही नहीं है, और उसके बाद भी तुम लोग इस टाइप के हो, है साला तुम गोरे हो गए या काले, ये भूगोल डिसाइड कर रहा है ना। तो गजब हो तुम लोग। अब तुम बता रहे हो मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रही हो, तो विज्ञान में तुम बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो। अबे पानी में लंबाई होती है साले पागल, हाँ पानी को तुम तान सकते हो बेवकूफ कहीं के। तो क्या द्रवों के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक कमाना आएगा? साला अगर एक जगह कथन लिख के दे दिया कि द्रवों के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान फला होता है, तो बोल कथन सत्य है या सत्य है? साले क्या बेवकूफ जिसे बैठे हो फिर, है तुम्हें हमको सिखाना पड़ेगा ये मूर्ख कहीं के। मैं कह दूं गैसों के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान इतना दिया है, बहुत सही दिया, गलत दिया है? गलत दिया है भाई, गैस में हो ही नहीं सकता। गैस में कौन लंबाई होगी भाई? गैस में कहां लंबाई निकाल लोगे तुम कि 2 मीटर लंबी गैस? ये कौन सी बात हुई? हो सकती है क्या 2 मीटर लंबी गैस? हाँ 2 सिलेंडर गैस हो सकती है। तो इसका मतलब तू बता, प्रत्यास्था गुणांक का मान हम लंबाई में नहीं निकाल सकते गैसों के लिए, तो किस में निकाल सकते हैं? अपना बुद्धि लगा और बता। बताओ दिया ये मैंने, हाँ आयतन के लिए निकाल सकते हैं। तो वही कह रहे सोचो ना, मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, कब तक ले घूमोगे मुझको तुम लोग? कहां तक घूमोगे भाई लेके मुझे? मैं बताऊंगा तुम सुनोगे निकाल दोगे। तो सोचो, अपना दिमाग लगाओ। ये बहुत कठिन बात मैंने नहीं पूछ ली थी। यही हमारे अंदर कमियां हैं और यही बाकी मास्टरों में कमियां हैं। तो बस आते हैं, पढ़ाते हैं और चल देते हैं, उनका कोई दिमाग में नहीं काम करता, ठीक है ना। वो दिमाग के खसके हुए होते हैं। तो तुम्हारे जीवन में जो चीज दिखे, अंधभक्त ना बन जाओ किसी भी चीज के कि बस ये होता है तो होता है। अपना तर्क लगाओ, सोचो कि क्यों होता है। मैंने तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिया था कि नहीं दिया था? किस बात का एग्जाम्पल दिया था? मैंने बताया था, मैं आज तुमको दोबारा बताता हूं वही एग्जाम्पल, तर्क वाली बात। तर्क वाली बात यही थी कि ये मैंने अपनी आंखों से देखा, है ना। ऐसे देखा तो महसूस हुआ अच्छा ठीक है। मेरे बगल में बताया था ना, एक लेडी थी, वो एक्सपायर कर गई। और जब वो एक्सपायर कर गई तो गांव के लोग थे, तो बगल की थी, तो मैं भी गया। दुख हुआ कि भाई किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। और फिर खड़े थे वहां पे, तो अचानक ये हुआ कि घर के लोग लाए, सरसों लाए और उनके डेड बॉडी के किनारे जहां उठाते हैं सरसों को बांध दिया गया। तो जब बांधा गया तो मैं वहां पे खड़ा था, क्योंकि घर के अंदर सरसों मैं लेके आया दिए। तो जब बांधे तो मैंने पूछा उनसे कि आप ये क्यों बांध रहे हैं सरसों? बांधने के बाद छेद कर दिए थे थोड़ा सा। जब मैंने पूछा क्यों बांध रहे हैं, तो जवाब क्या है पता है? जवाब ये है कि ये सरसों रास्ते भर गिरते हुए जाएगी, जिससे कि इनकी आत्मा दोबारा जब आने लगेगी लौट के घर तक, तो सरसों बिनते हुए वापस आएगी, तो घर तक नहीं पहुंच पाएगी, रास्ते में ही हो गया तो घर वालों को भूत बन के ये परेशान नहीं करेंगी। ये हो गया उल्लू वाला जवाब। पर तर्क सम्मत जवाब क्या था पता है? फिर मैंने बड़ा सोचा, फिर मुझे लगा यार इतने मूर्ख तो न रहे होंगे पहले के लोग कि सरसों इसलिए बांधे होंगे कि उनकी आत्मा ना लौट के आए। फिर मुझे समझ में आया कि सरसों इसलिए बांधे थे कि जितने गंगा बेल्ट के लोग हैं वो अपनी लाश कहां लेके जाते हैं? फाफा मऊ या गंगा के किनारे जितने भी बस्तियां बसी हुई हैं, वो सब लाश लेके जाती होंगी गंगा जी में फेंकने, 4-5 किलोमीटर के दायरे में। और आज से 400-500 साल पहले ना तो ट्रैक्टर था और ना तो गाड़ी थी। लाश इतनी दूर लोग कैसे लेके जाते थे? पैदल लेके जाते थे। और संदेश कैसे देते थे? साइकिल से या किसी से कहलवाते थे। अब पता चला किसी को ये जानकारी दे दी गई कि भाई एक लोग के यहाँ मिट्टी हो गई है, तुम्हें आना है। और व्यक्ति आया इनके घर और तब तक यहां से लाश लेके लोग चल दिए। और न तब इतनी रोडें थी, लोग शॉर्टकट रास्ता ढूंढते थे और किधर से भी निकल जाते थे। अब कोई अगर देर से घर पहुंचा और मिट्टी तक उसे जाना है तो कैसे जाएगा? क्योंकि तब तो फोन था नहीं, तो कहां ढूंढेगा, कहां चले गए वो लोग? तो अगर सरसों बधी होगी तो जिस जिस तरफ से वो गए होंगे वो पूरी रास्ते पैदल सरसों गिरती गई होगी। चाहे वो खेत बाड़ी मेड़ से इधर से भी गए होंगे, तो जो रिश्तेदार बाद में पहुंचा होगा घर, वो सरसों का रास्ता पकड़ेगा और पकड़ते पकड़ते कहां तक पहुंच जाएगा? गंगा के किनारे तक। वो जहां तक गए होंगे, जहां भी रुके विश्राम कर रहे होंगे, उनको आराम से पा लेगा। और मैंने इसको क्रॉस चेक किया। मैंने कहा इसका मतलब सरसों वहां नहीं बांधते होंगे जहां नदी में लाश लेकर दफना पे होंगे। जहां नदी में दफना रहे हैं वहां वाले ठीक है, तो हर जगह तो गंगा जी अवेलेबल नहीं है, हर जगह नदियां नहीं है भारत में, तो वहां लाश किसी एक स्थान पर दफना देते हैं।
तो हमने पता किया, मैंने अपने ऐसे दोस्तों से पूछा जिनके यहाँ मतलब गंगा जी से दूरी लगभग 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर, हमने कहा क्यों तुम्हारे यहाँ मरने के बाद सरसों बांधते हैं? उन लोगों ने कहा नहीं। मैं क्यों नहीं बांधते, उनकी आत्मा वापस नहीं आएगी क्या? बोले यार हमें नहीं पता। तो तर्क यही था, बेसिक बात थी। अब इसको तुम पागल तरीके मान लो, भूत वापस ना आए, बैग गिरने लगा, तो फिर तुम्हें तुम्हारे पढ़ने का मतलब क्या निकला? फिर ये बताओ, तुम विज्ञान क्यों पढ़े थे इतना दिन तक? फिर मानो जो मानना है तुम्हें, लेकिन कम से कम लॉजिकल किस तरीके मानो। बेवकूफों वाली हरकत ठीक नहीं है। तो सोचा करो तुम कैसा क्यों हो रहा है। अभी मैं लिखा देता स्टार डालो, तुम कहते यस सर। मैं कहता यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान निकालने के लिए हम द्रवों में और गैसों में नहीं निकालते, इतना पॉइंट में लिखा के आगे बढ़ जाता, और तुम इस बात पे विचार न करते। किताब में तो लिखा ही ये बात, तो क्या तुम्हारा दिमाग कभी इस बात को खोल पाता? 4 दिन बाद ये पॉइंट तुम भूल जाते, तो पेपर में क्या करोगे? तो लॉजिक से पढ़ो, जिससे कि तुम्हें हमेशा वो बात याद रहे, कभी कोई गलती ना होने पाए तुमसे। लेकिन तुम्हारे ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए कहते हैं कि ध्यान से सीखो, ध्यान से समझो। तो तुमने क्या समझा कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान हम किसके किसके लिए निकाल सकते हैं? केवल और केवल आयतन के लिए, ठोस के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? और फार्मूला आपने क्या पढ़ा था यंग प्रत्यास्था गुणांक के लिए? मैंने लिखाया नहीं है, क्या मैंने हेडिंग बोला? लिखिए, हेडिंग डालिएगा, पहली हेडिंग यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और लिखिएगा, हाँ डाला हेडिंग, लिख भी लिया है, फॉर्मूला लिख लिया है, वाई बराबर, हाँ लिख लिया यार, अच्छा सब लिख लिया, ठीक है। अब इतना हो गया, अब आगे चलिएगा। हाँ बोर्ड पे लिखा है, मैं भूल गया। वाई बराबर आपको एक फॉर्मूला मिला है, वाई बराबर mgl अपान पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। अब एक बात समझिएगा, हमारे पास और क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या चीजें हैं समझिएगा। अब आपसे एक प्रश्न मैं ये पूछता हूं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान किसके लिए ज्यादा होगा और किसके लिए कम होगा, और कैसे निकालते हैं समझो। यहां पर मेरे पास ये एक तार है जो ये मैंने खींचा, अब कोई दिमाग नहीं लगा रहा, बी नॉर्मल, पहले आराम से जाओ, इतना दिन रटिया दिया तुम लोग जानते हो ना, थोड़ा प्रेशर में आ गए हो, तो प्रेशर से पहले दूर हो जाओ और ढंग से समझो। मैं पूछूंगा आपसे, मैं हरामी टाइप टीचर को समझे रहना, बेइज्जती करूंगा, इसलिए ध्यान से बोर्ड पे और अपना तर्क लगा करे, ध्यान समझो। मैडम अपने आप को देखो नहीं, अरे यार मत देखो भाई, अरे मैं कुछ और बोल दूंगा फिर बुरा लग जाएगा, ठीक है ना? हाँ देखो इधर, ये एक क्या है? तार, एक तार था ये, ठीक है ना? चलिए तार मैंने स्टील का ले लिया, ठीक। और आप इसमें कैसे निकालेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक? हमने कहा इसको पकड़ के आप तान दीजिए, ऐसे करके निकाल लेंगे। तंग का लंबाई में परिवर्तन हो गया, बल लग गया। इसके अलावा मैंने कहा चलो इस पे मैंने एक पिंड लटका दिया, कितने किलोग्राम का? यम किलोग्राम का, या 2 किलोग्राम का, 5 किलोग्राम का, जो तुम्हारा मन है। तो बात एक ही हुई है, नहीं पहले बताओ, मैं इस पे बल लगा के खींचता या मैं कोई पिंड लटका दिया, इसका मतलब एक हुआ या अलग हुआ? एक ही हुआ ना? जैसे अगर मैं कह दूं कि ये मेरे हाथ पे तुम 2 न्यूटन का बल लगाओ, कितने न्यूटन का? और सिंप्लीफाई करते हैं तुम लोग खत्म हो जाओगे। 20 न्यूटन का बल लगाओ, कितने का? 20 न्यूटन का। तो क्या करोगे तुम बताओ? मेरे हाथ पे 20 न्यूटन का बल लगाना है, आप लोग बताइए मेरे हाथ पे 20 न्यूटन का बल कैसे लगाएंगे? देखते हैं कितने बुद्धिमान बैठे हैं क्लास में। इस हाथ पे 20 न्यूटन का बल लगाना है, कैसे लगाएंगे आप लोग बताइए? कोई मशीन लेके आएंगे, रख देंगे नापने वाली? क्या करेंगे इस पे 20 न्यूटन का बल लगे, एग्जैक्ट 20 न्यूटन, बताओ कोई बता दे क्या करेंगे? 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का पिंड लाओ, जाओ ढूंढ के 20 न्यूटन पिंड हम देखते कहां मिलता है। 20 न्यूटन पिंड, पागल कहीं के, 20 न्यूटन का पिंड कहां मिलता है? क्या तो क्या बोलूं मैं उल्लुओ, 20 न्यूटन का पिंड कहां मिले, किस दुकान मिलेगा 20 न्यूटन पिंड? भाई मार के गिरा देंगे। और कोई बताए? अबे पगला, 2 किलोग्राम का क्या लेके आएंगे? पिंड। 2 किलो, 2 किलो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अल्लाह किसी पर रख देना, तो 2 इंटू जी, तो 2 इंटू जी का मान 10, तो 10 दूनी 20, तो 20 न्यूटन का बल इस पे लग गया। तो पहला तरीका तुम आते 20 से दबा देते, कैसे नापते कि 20 से दबा रहे हैं, इसलिए 2 किलो का इस पे पिंड रख देते, तो 2 किलो का पिंड इस पे कितना बल लगाता? 20 न्यूटन का। कम से कम महसूस तो करना सीखो। हमने कहा कि भैया इस छत पे हमें 100 न्यूटन का बल लगाया, तुमने कहा 100 न्यूटन का बल क्या लेके आए खरीद के? 10 किलो का पिंड रख दो, सेंटर लग जाएगा अपने आप, समझ गए ना? एक कॉमन सी बात है, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्या सोचते हो। भाई महसूस करो विज्ञान को, विज्ञान महसूस वाला सब्जेक्ट है, उल्लू कहीं के। तो इस तार पे हमने ये द्रव्यमान क्यों लटकाया था? नशा करके आया था?
हाँ, बल लगाना था, बल लगाना था और अपने मन का बल लगाना था, तो सिंपल सा जुगाड़ हमने पिंड लटका दिया एक ही। उधर चल रहा है गाना सुनना, समझ में आ रहा है ना? तो अगर लटकाएंगे किसी चीज में, तार है, भारी आइटम लटका दिए तो तार को तकलीफ नहीं होगी? अरे होगी ना यार। अभी तुम लटक जाओ, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगेगा, तन जाएगा। वैसे ही इसको लटका देंगे तो इस पर तनाव बल लगेगा, जिससे इसके लंबाई में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। कुछ लोग हम ना माना, कैसे में मेरे ये तार है, इस पर तो 10 करोड़ पिंड लटका तो इसकी लंबाई बदलेगी। कुछ लोग हम ना माना, 100 लटकाओ दिखाई लगी, तनेगा, दिखेगा तब तुम्हारे यहां से तन रहा है। 100 पे नहीं दिखेगा। 1000 लगा, भयंकर तनेगा, मारे के पट से टूट जाएगा तन के। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम मजबूत लाएंगे, तो 2000 लगा, 1,00,000 बल लगा दे न्यूटन, तब तनेगा ना? तनता है, पर इतना कम तनेगा लटकाने से तुम्हें दिखाई नहीं देगा। जब पिंड हटाओगे अपनी पुरानी अवस्था प्राप्त कर लेगा। इसी को हम बोलते थे प्रत्यास्था। समझ आ रहा है ना? लटकाया तो ये तना होना होगा, लंबाई में परिवर्तन हुआ, मतलब यहाँ प्रत्यास्था आई या नहीं आई? बल लगाया, लंबाई में परिवर्तन हुआ, मतलब प्रत्यास्था आई। दोबारा मैंने एक यहाँ पर लटकाया रबर, क्या लटकाया? रबर, रबर, हाँ रबर। और यहां पर भी सेम पिंड लटकाया। मैंने कहा ना, लोचा नहीं करने का, सेम। जब सेम यहां लटका देंगे तो हमने कहा ये किसका था? स्टील का। और ये किसका था? हमने कहा इसको लटकाएंगे सेम पिंड, बताओ इसमें क्या होगा? लटकाते ही क्या होगा बताओ? तने का ना कथेड़ा, यहां भी तना, हटा लिए फिर क्या होगा? यहां तो एकदम दिखाई देगा। यहां तो लोचा था, पर यहां तो कोई शक नहीं, यहां तो भयंकर दिखाई देगा ना। तो दोनों में प्रत्यास्था आई कि नहीं आई? मेरा क्वेश्चन है, कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है, रबड़ या स्टील? यही मैं सुनना चाहता था तुम लोगों से। क्यों? मूर्ख हो तुम लोग इसलिए। ठीक है ना? क्योंकि तुम मूर्ख हो इसलिए। किसने ये कहा, किसने तुमको ये कहा कि ज्यादा तनने वाला ज्यादा प्रत्यास्थ है? तो नहीं बताओ हमको। तो ये कहां पढ़े थे कभी? जब शुरू से लेके ये दूसरा लेक्चर है यार, दूसरा नहीं 1.5वां लेक्चर मान के चला जाए तो ये कहां तुमको ज्ञान मिल गया? किस किताब में मिल गया कि जो ज्यादा तन जाएगा वो ज्यादा प्रत्यास्थ है? मैंने अभी तक बोला ये बात? तो कहा तुम लोगों ने बोला रबर है उल्लू। चलो लोग देखो, समझो इधर, ऐसे हवा हवाई बात ना किया करो। हवाबाजी वाले लोग ठीक नहीं है। mgl अपान पाई आर स्क्वायर, और यहां पर क्या लिखा है? डेल्टा एल। तो y बराबर मुझे मिला mgl अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। अब तुम सोचो, पहले दोनों की लंबाई मैंने जो लिया है, अभी क्या हो गया? ये धोखा हो गया है बहुत बड़ा। उधर से देखने पे लगता है कि दोनों बराबर लंबे हैं, पर ऐसा है नहीं। अब लग रहा है इसकी लंबाई लिखित यल है और इसकी भी लंबाई कितना है? यल। अब अगर तुम सोचो, और दोनों में हमने m किलोग्राम का पिंड लटकाया है, दोनों समान मोटाई के थे, इसकी त्रिज्या तार की आर, इसकी भी कितनी है? आर। तो यम दोनों पिंड के लिए, चाहे वो स्टील हो और चाहे वो क्या हो, रबर, द्रव्यमान सेम लटकाया है ना? बल सेम लगा, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है? आर दोनों का सेम है, तो पाई आर क्या हो गया? कांस्टेंट। लंबाई दोनों की यल सेम है, जो लंबाई यहां पर है वही लंबाई दोनों की सेम है ना? लेकिन इसके लंबाई में वृद्धि कम हुई है या ज्यादा हुई है? और इसकी लंबाई में वृद्धि क्या हुई है? यानी अगर मैं कहूं डेल्टा यल, और ये वाला स्टील का है और ये वाला किसका है? रबर का। छोड़ो, यहां नहीं, यहां लिख देता हूं कि डेल्टा यल, दिस इज द स्टील एंड दिस इज द रबर। कौन ज्यादा है, स्टील या रबर? रबर की लंबाई में वृद्धि ज्यादा हुई है ना? लंबाई में वृद्धि ज्यादा हुई है, मतलब इतना तो कांस्टेंट है, और ये ज्यादा है। ये क्या है? डेल्टा एल का मान ज्यादा है किसके लिए? किसके लिए कम है? अब एक बात तू बता, यही से देख, y प्रोपोर्शनल टू 1 अपान क्या लिखा है? डेल्टा एल। अरे तो समझ नहीं, ये तो कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनल लगाएंगे, तो y प्रोपोर्शनल टू 1 अपान क्या मिला? डेल्टा। तू बता, ये अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती? बटे को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, बोलते हैं ना? इसका मतलब अगर हमने ये समझा, अरे यार कॉलेज से मेरे फोन आ रहा है, तो बवाल का काम है।
हाँ, इसका मतलब अगर जिसके लिए लंबाई का मान परिवर्तन ज्यादा हो, लंबाई नहीं, लंबाई में परिवर्तन, डेल्टा एल का मान जिसके लिए ज्यादा आ रहा है उसके लिए वाई का मान क्या आएगा, और जिसके लिए कम होगा उसके लिए क्या आएगा। तो बताओ, समझना क्या? एक सेकंड समझो इसको, बताओ इसे। हाँ सर, नमस्ते। क्लास में है, बाहर है। हाँ, आधे घंटे में। कहाँ है आप? हाँ ठीक ठीक सर, आइए तो फोन करिए फिर, तब तक बाहर है। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ता है कि सवाल पढ़ो। क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? डेल्टा एल स्टील, और ये क्या लिखा है? डेल्टा एल रबर। हमने ये समझ लिया कि वाई का मान किसके लिए ज्यादा होगा। भूल गया मैं क्या बता रहा था, भूल गया मैं। तारंगता खत्म हो गई। फोन सोन जीवन में नहीं लेना चाहिए, समझ गए? हाँ, तब काले घूमा था। सच में मुझे कई सारे काम करने हैं, लेकिन क्या करें, समाज में आप बंध जाते हैं, है ना। इन चीजों में आप बंध जाते हैं, इनका आप हिस्सा बन जाते हैं, इस सिस्टम का। आप जानते हैं एक बकैती वाली बात बताएं आपको, क्या है कि ये समाज शुरुआत से लेके अब तक इसका ताना बाना ऐसा बुना ही गया है जिससे कि आप इसमें हमेशा के लिए फंसे रहें। और इसीलिए आपको समाज की दुहाई, लोगों की दुहाई, रिश्तेदारों की दुहाई, बचपन से आपको ये सिखाया जाता है कि आप इस जंजाल को तोड़ के बाहर ना निकल पाए। और आपको एक दिलचस्प बात हम बता रहे हैं, जिस व्यक्ति ने भी इसको तोड़ दिया, आप देख लीजिए वो जीवन में कुछ न कुछ बढ़िया और कारनामे वाला काम कर दिया है। पर अधिकांशता लोग तोड़ नहीं पाते क्योंकि आपके अंदर वो भूता नहीं है, और आप गुलाम पैदा होते हैं, दुख की बात, और उससे भी ज्यादा गुलाम होकर आप मर जाते हैं। और हमेशा आप किसी न किसी के अंडर में और किसी न किसी के प्रेशर में काम करते हैं, और ये बहुत बुरा है। ये मुझे भी पता है, मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कई चीजों से मुक्ति चाहिए। मैं खुल के बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि तुम्हारा बैज अभी छोटा है। लेकिन समस्या क्या है ना, कि जानते हुए भी मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि बता ना, वो कुव्वत सबके अंदर नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है, कमजोर है ना इस मामले में। और क्योंकि अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहीं तुम्हारे घर वाले सुन लिए गलती से तो कहेंगे कल से तेरी कोचिंग बंद। इस मूर्ख के पास अगर तू जाएगा तो मेरा क्या होगा। हाँ सच में क्या होगा। मैंने एक वीडियो देख लिया था गलती से, मुझे लगा था यार सच में आप वो भोग रहे हैं जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं थे। आपको बिना मर्जी के आपके पैदा कर दिया गया, ठीक है ना। सच में, अरे यार अगर तुम इस दुनिया में ना होते, सोचो पहले, तो ये चिंता किस बात की। ये दुनिया का दुख, दर्द, बीमारियां, पैसा, भविष्य, दुनिया भर का ड्रामा आखिर क्यों होता, क्यों होता। और किसी ने तुम्हें इसलिए पैदा कर दिया कि उनकी संपत्ति और उनका वंश तुम्हें आगे ले जाना है। साला राजा महाराजा लोग पैदा किए हैं तुम्हें, उनका वंश आगे ले जाना है। हद है मतलब, है ना। अगर मान लो तुम ऐसा अकेले की जिंदगी जीना, तुम्हें आगे कुछ नहीं टेंशन है किसी भी चीज की, तुम्हें अपना परिवार आगे नहीं ले जाना है, नहीं बढ़ाना है, कितना मस्त जियोगे तुम, सोचो। बिंदास, जहां मर्जी जहां जाओ, जो मर्जी खाओ पियो घूमो, इस बात की फिक्र नहीं है कब वापस लौट के आना है। पर अभी आप बंधे हैं, है ना, और बंधे रहेंगे आप। खैर बंधन अच्छी होती है, अब ठीक है, ये तो मैं क्यों कह रहा हूं समझ रहे हो तुम लोग, लेकिन सच में बता रहा हूं यार, मतलब सोचो पहले। और उन्होंने अपने क्षणिक लाभ के लिए तुम्हें इस दुनिया में अवतरित करा दिया, इसलिए कि उनको उनका बुढ़ापा कौन संभालेगा। तुम इस दुनिया में अवतार ले लिए, उनकी संपत्ति कौन संभालेगा, तुम संभालोगे। घर कौन संभालेगा, तुम। भैया घर के नाम पे क्या ताजमहल तुमको मिल रहा है कि पूरी विरासत मिल रही है भैया उत्तर प्रदेश के राजा आइए मिलिए, राजा महाराजा कुलदीप कुमार मौर्य से। ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप हैं इस दुनिया में। खैर ये आई एम जोकिंग, सीरियस मत होइएगा, मत होना बे, रिकॉर्ड हो गया है ये। ठीक है, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मैं ऐसे मजा ले रहा हूं भाई, अपने शब्द में वापस लेता हूं। पर सही बात है, अगर जिंदगी में मजा चाहते हो तो फिर बता दिया ना मूल मंत्र क्या है। क्यों किसी की जिंदगी तुम बर्बाद करोगे, क्यों किसी को इस दुनिया में लाके फंसा दोगे। तो तैयारी करना है, हाई स्कूल के बाद नौकरी चाहिए, ये करना है वो करना है। जो नहीं है वो मस्त है, उसे पता नहीं कि क्या चल रहा है, क्यों लाख फंसा दोगे भाई। वंश बढ़ाने ठेका तुम ही लेकर रखे होगा, है ना, कि पापा हमारे अकबर और सम्राट अशोक के खानदान के थे और खून आगे लेके जाना है, सारा कहां लेके जाना है। आओ यहाँ देखो,
इससे मैं काट के निकालूंगा कैसे भी करके निकालूंगा। आओ यहां देखो, ये कट करूंगा भाई, ये हिस्सा कट करूंगा। हाँ भाई यहां बताओ, वाई क्या था, स्टील रबर किसका ज्यादा था बताओ? रबर का वाई ज्यादा है, मारेंगे तो उड़ जाओगे। स्टील का वाई ज्यादा है और रबर का क्या है, कम। तो कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है, स्टील या रबर? स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ है और रबर। और कितना प्यार से आप लोग देखो गलत कर लिए थे ना, बिना सोचे समझे। इसलिए लॉजिक से उत्तर लगाएं, भावनाओं से नहीं। ठीक है, कि आपको क्या सही लगता है इससे मतलब नहीं है, जो सही उत्तर उससे मतलब है। तो आप यहां नीचे लिख भी सकते थे कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है। अरे मेरी आवाज ये नीचे भी जा रही होगी, मेरे घर वाले भी सुन रहे होंगे ना, कहेंगे बताओ साला हद है यार। कोई बात नहीं, लग रहा है ये क्लास मुझे बनवानी पड़ेगी, वो साउंड प्रूफ है ना, एक आवाज कहीं ना निकलने जा पाए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जाके मुझे कह देंगे अरे वो तो ऐसे ऐसी बात थी, वैसे बच्चों को बहका रहे थे, क्या कहते हो? चले, कहीं नहीं चलना है, लिखो आगे, बोले हेडिंग। कौन प्रत्यास्थता गुणांक तुम लोगों ने लिखा अभी? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। हेडिंग डालिएगा पायसन अनुपात। पायसन 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 अनुपात, ये क्या है? देखिए दरअसल ये भी वही वाला मामला है, क्योंकि यहां पर आपने लिखा था लंबाई में परिवर्तन, पर आप लोग ये मुझसे पूछ सकते थे, पर आपने पूछा नहीं, तो मैं क्या करूं कि सर जब लंबाई बढ़ेगी तो एक जगह परिवर्तन होगा, कोई बता दे जाने कहां? यार बता दो ना प्लीज, बता दो। अगर मैं किसी तार को लंबा लंबा कहूं, तानू, तो लंबाई बढ़ेगी, लेकिन कुछ और भी बदलेगा, क्या? मोटाई, वो पतला होगा, समझ गया ना, यानी उसका व्यास घटेगा। बल लगाने से व्यास घटा ना, तो बस यही सेम चीज लिखनी है यहाँ पे, वही है पायसन अनुपात। तो लिखिएगा पायसन अनुपात, लिखो समानुपाती सीमा में, समानुपाती सीमा में पार्श्व विकृति तथा पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। कि अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। इसका मान नियत रहता है, इसका मान नियत रहता है, इसका मान नियत रहता है, इसका मान नियत रहता है। ठीक है, तो हमें क्या मिला आइए देखते हैं। सिग्मा बराबर, तो हम सिग्मा बराबर लिख सकते हैं पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति, और बटे क्या लिखा था, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है बच्चा, तो हमने यहां पर लिख दिया अनुदैर्ध्य विकृति। तो हमें यह मिला पार्श्व विकृति और बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये हमें मिला सिग्मा का मान। इसके बराबर अगर आप लिखना चाहें पार्श्व विकृति तो व्यास में परिवर्तन बटे व्यास, और अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब डेल्टा या लपान यल। ये हो गया फार्मूला, और आगे आप माइनस लगाएंगे। क्यों आप आगे माइनस लगाएंगे बताइए? क्योंकि लंबाई में अगर आप वृद्धि करेंगे तो ऑटोमेटिक व्यास में क्या होगी, कमी। अरे होगी ना, अगर इसका मतलब यहाँ आगे माइनस आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे सर मैं दबा दूंगा, मोटा हो जाएगा तार। तो गधेड़ा, अगर दबाएगा और तार मोटा होगा तो लंबाई घटेगी। तो अगर यहां से गड़बड़ करेगा तो वहां आएगा ही माइनस, और यहां से अगर तो प्लस करेगा तो वहां क्या आएगा, नहीं समझा? अरे तो दबा के अगर तार की लंबाई कम करेगा तब जाके व्यास बढ़ेगा, और जब व्यास बढ़ा तो प्लस लिखा, लेकिन लंबाई तो घटी ना, इसलिए माइनस लगा दिया। और अगर तुमने मान लो लंबाई को बढ़ाया तो व्यास तो घटा ना, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, चाहे तुम मोटा करो उसको और चाहे पतला करो। समझ में आया? इसलिए मैंने लिख दिया। तो इसको लिखते सिग्मा से है, तो सिग्मा बराबर मुझे मिला पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, चलिए और एक बात याद रखिएगा, ये भी विमाहीन और क्या है, मात्रकहीन, क्योंकि देखो डेल्टा डी बटे डी सब कट जाएगा, मीटर 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 मीटर, तो हो गया ये।
ठीक, आगे लिखिएगा हेडिंग आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। हेडिंग है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। लिखिएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में समानुपाती सीमा में, समानुपाती सीमा में, क्या आप लोग जानते हैं समानुपाती सीमा क्या है? समानुपाती सीमा वो है जहां पर प्रतिबल समानुपाती हो, अनुक्रमानुपाती हो किसके? विकृति के। जब तक समानुपाती होगा तब तक तो ठीक है, जब नहीं होगा तो हम बोलेंगे समानुपाती सीमा के कहां चला गया बाहर। ठीक है, लिखिएगा क्या लिखा है समानुपाती सीमा में, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन विकृति के अनुपात को अनुपात को क्या कहते हैं बताओ? आयतन, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कैपिटल बी, इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं। लिख लीजिएगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी बी बराबर, बी बराबर आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति, आयतन या अभिलंब भी कह सकते थे, आयतन प्रतिबल और बटे आयतन विकृति। वास्तव में हम बी बराबर मॉड में डेल्टा पी अपान डेल्टा वी अपान वी लिख देते हैं। ठीक, ये था, ये बड़ा वाला बटे है। ठीक, ओहो ये मॉड है, नहीं कुछ लोग सोचेंगे डब्बा तैयार कर रहे हैं क्या। तो बी बराबर अपने को मिला डेल्टा पी अपान डेल्टा वी अपान क्या मिला है? वी। ठीक, तो डेल्टा पी अपान डेल्टा वी अपान वी, ये हमें मिल गया छोटा सा। एक बात जानते हैं आप लोग, अगर आप मॉड ना लगाते तो इसका मान आपको मिलेगा बी बराबर, मैं यहां समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं बस ऐसे ही, डेल्टा पी अपान डेल्टा वी अपान वी, और आगे आप क्या लगाएंगे? माइनस, सॉरी आगे आप माइनस लगाएंगे। फिर यहां वही बात, अगर आप इस बात को जस्टिफाई करना चाहें, देखिए मैंने आगे माइनस क्यों लगाया, कोई बताना चाहेगा यहां माइनस लगाने के पीछे लॉजिक क्या थी? किस तर्क से मैंने यहां पर माइनस लगा दिया, किस तर्क से मैंने यहां पर माइनस लगाया, कोई बताएगा? मैं बताता हूं। यहां पर लॉजिक यह है कि अगर मैं दाब का मान बढ़ाऊं, अगर मुझे आयतन में परिवर्तन करना है, तुम सब लोग सोचो पहले कुछ देर के लिए। एक गुब्बारा मैंने आपको दे दिया, या ये एक वस्तु दे दिया, ये जो मिटन्ना था, अगर मुझे इसका आयतन परिवर्तित करना है ना, मतलब इसका आयतन मुझे कम करना है, आयतन में परिवर्तन करना है, कम करना है, तो मैं क्या करूं बताओ? है ना, और लंबवत दबाएंगे चारों ओर, दबा दिए इसे तो अभिलंब प्रतिबल आएगा। समझ पा रहा है ना? तो इसका आयतन घट गया तो आयतन में कमी हुई या वृद्धि हुई? इसलिए आगे क्या लगाएंगे? कुछ लोग कहेंगे अरे मैं इसको फुला दूंगा, फुला दूंगा तो आयतन में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो आगे क्या लगाना पड़ेगा? प्लस। लेकिन बालक ऐसा अगर तू करेगा तो ये फूलेगा तब जब दाब में क्या करेंगे? कमी। जब दाब बाहर से कम होगा तभी तो फूलेगा ना। तो दाब में कमी करेंगे तो आयतन में क्या होगी? वृद्धि। और अगर दाब में हम करेंगे वृद्धि, ज्यादा दबाएंगे तो आयतन में क्या होगी? ऑटोमेटिक समझना, अगर एक बढ़ाएंगे तो एक घटाएंगे तो एक परिवर्तन में। इसका मतलब अगर मैं यहां से प्लस लेता हूं तो ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा है? और यहां से अगर मैं मान लो प्लस लेता हूं वाला क्या हो जा रहा है? तो यानी हर हाल में आगे क्या आने वाला है? यानी सवाल हल करते हैं तो हम मॉड लेके हल करते हैं, बी बराबर तो चिन्ह नहीं लगाते, लेकिन अगर आप वैसे जनरली लिखते हैं तो आगे क्या लगाते हैं? माइनस फार्मूले में।
तो अगर कहीं माइनस लिखा है तो आप इस बात को समझ रहे हैं ना क्यों लिखा है, आप बता सकते हैं ना। और सुनिएगा, इसका कोई मात्रक होगा नहीं, इसका मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी इसकी भी बीमा होगी ml-1 t-2 जो उनकी होती थी। तो प्रत्यास्थता गुणांक तो कोई भी होगा, सबकी बीमा होगी ml-1 t-2। ठीक, मैंने इतना आपको ये बताया है। अब आगे चलिएगा, इसी के एक छोटी सी बात और है। चले बच्चा लोग, ठीक है। अब आप एक बात हमें ऐसे बताइए, पूछें और थोड़ा जानते रहिएगा, क्योंकि ये देखिए मैंने बताया गया कि आजकल के जो पेपर्स हैं ना भाई, पेपर सेट करने वाला व्यक्ति परेशान इसलिए हो गया है कि उसको नए क्वेश्चन कहां से लाए खरीद के, तो वो थ्योरी के अंदर से प्रश्न निकाल रहे हैं और ऐसे प्रश्न निकाल रहे हैं कि बच्चे न कर पाए। क्यों न कर पाए? क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे, बहुत टेक्निकली शब्द नहीं पढ़े हैं और आप तर्क से नहीं पढ़ते हैं, नींद में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब फिर ये पक्की बात है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो भी मैं बताता हूं उसका एग्जाम्पल तुरंत तैयार रहता है कि सर आप टेंशन ना लीजिए, हम हैं, आपकी हर एक बात पे हम सपोर्ट करेंगे, है कि नहीं। जैसे हम ये कह रहे कि आप नींद में पढ़ते, तो उन्होंने साबित कर दिया कि ला देखा, चलो भैया यही सही। ऐसे अच्छे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। हाँ जी, टॉपिक पे थे, कौन प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ रहे थे अपन लोग? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं ना, लेकिन जब मैं ऐसे पढ़ाता हूं तो तुमने एक बात ध्यान दी होगी, जब मुझे इस बात की चिंता नहीं होती कि कोर्स कितना लंबा खींचेगा, वीडियो कितना लंबा बनेगा, तो तुम्हारे साथ दो चीजें होती होंगी। पहली बात, तुम्हें पढ़ने में मजा आती होगी, और दूसरी बात, एक एक अक्षर समझ में आता होगा। लेकिन ऐसी क्लास के लिए फिर कम से कम चाहिए मुझको 3 घंटा, रोज 3 से 4 घंटे, फिर तो तुम विज्ञान के वो मास्टर बन जाओगे ना। इधर देख। चलो इधर देखो, बहुत हो गया टाइम पास। बी मुझे निकालना है, मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो ठोस, द्रव और गैस, बस मैं थोड़ा मजा लेना चाहता हूं आप लोगों से। वो याद करो, इसके पहले वाला क्या पढ़ा था, मैं भूल गया थोड़ा उम्र के साथ। क्या यंग? अब यंग नहीं है मैडम, अब तो अवस्था आ गई हमारी। क्या था? तुम लोग भी यंग हो। यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अब पूरा बोलो, हम समझ पाए कि आप लोग यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहना चाहते हैं। आप लोग करें यंग यंग, तो हम क्या समझेंगे? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक आता था द्रवों और गैसों के लिए, है कि नहीं? फिर अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, किसके लिए आएगा? ठोस के लिए, द्रव के लिए, गैस के लिए। मैं आत गया हूं तुम लोगों से। क्या यार, तुम लोग यहां नारा लगाने आए हो है कि मतलब बर्दाश्त करना पड़ता है कितना, कितनी बार का साले सोच लिया करो, तनी के इतना सोच लिया करो, अपना दिमाग लगा के पगले कहीं के। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक मैंने अभी बताया, दबाओगे तो दबाओगे लंबवत। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या उठाया था भाई? क्या उठाया था? द्रव था, है क्या था? द्रव था, गैस था, क्या था वो? तो क्या आंसर में मारे को जहां पर दबा तो बाहर निकल जाओगे भाई। क्या था वो? ठोस था। इसका मतलब क्या तुम ठोस को दबा नहीं सकते? दबा सकते हैं, परिवर्तन होता है ठोसों में भी, होता है यार। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या ठोस में नहीं आएगा? आएगा ना। अच्छा, क्या द्रवों को नहीं दबा सकते? अबे किसी भी बर्तन में भर के द्रव को कंप्रेस करो, द्रव दब जाएगा। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो तुम लोग, उच्च दाब पे भरी गई होती है गैस के साथ मिलाकर, समझे ना? और गैसों को दबा के तुम्हारे घर में भरे सिलेंडर, तो गैसों को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब ठोसों को भी दबाया जा सकता है, गैसों को भी। और यानी आयतन में परिवर्तन, दबाने की बात छोड़ो उसको, आयतन में परिवर्तन ठोसों में भी हो सकता है, द्रवों में भी हो सकता है, गैसों में भी हो सकता है। यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तीनों में आएगा, ठोस में भी आएगा, द्रव में भी आएगा, गैस में भी आएगा। समझा? यस सर। सबने समझा? यस सर। अब मेरे लिए चुनौती ये है, जैसे वहां पर स्टील और रबड़ लिए थे एग्जाम्पल, वैसे हमारे पास यह एग्जाम्पल है कि किसके लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्यादा होगा, ठोस के लिए, द्रव के लिए या गैस के लिए।
अब यही लिख के प्रथम पूछ ले, दो ऑप्शन दे दे कि बी ठोस ग्रेटर देन इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, आधा पुट हो गया। आओ देखो इधर, पुट नहीं होना है, फार्मूला देखो, बी बराबर तुमने लिखा है डेल्टा पी अपान डेल्टा वी अपान वी लिखा है ना। Yes, sir. तो वी को ढकेल के ऊपर ले जा, पहले यही लिख देता हूं मैं। तो बी बराबर डेल्टा पी गुणे वी अपान क्या लिखा है, डेल्टा वी। मैंने बराबर आयतन की तीन चीजें ले लिया, इतना, एक में मैंने लिया ठोस, एक में मैंने लिया द्रव, और एक में क्या लिया, गैस। तीनों सेम आयतन के हैं और तीनों को सेम दम लगा के मैंने दबाया, यानी तीनों के लिए मैंने डेल्टा पी का मान क्या लिया, क्या लिया, बराबर है। Yes, sir. जितना मैंने ठोस के लिया उतना द्रव का, उतना ही गैस का। तो दोनों के लिए डेल्टा पी और डेल्टा वी, डेल्टा पी और डेल्टा वी सेम है ना। Yes, sir. अब सब में परिवर्तन होगा दबाने पे, क्या कम होगा उनका, आयतन। अब होगा ना। तू बता ज्यादा क्या दबा सकता है, ठोस, द्रव या गैस? क्या ज्यादा दबेगा, उससे कम कौन दबेगा, और सबसे कम कौन दबेगा? अबे ठोस इसीलिए ठोस होता है क्योंकि उसके एटम के बीच जगह नहीं होती, एकदम पास पास और सटे सटे होते हैं। लेकिन द्रवों वाले थोड़ा दूर होते हैं, भागते रहते हैं, और गैस वाले फुर हो जाते हैं, उनके बीच बहुत ज्यादा अंतरावधि के स्थान होता है, पढ़ा होगा ना। अबे 4, 5, 6 में पहले यही पाते हैं, ठोस, द्रव, गैस में अंतर पढ़ा है ना। इनका आकार फिक्स है, इनका नहीं है, इनका वो सब। तो यहां पर डेल्टा वी का मान ठोसों के लिए क्या आएगा, कम। जिसका डेल्टा वी कम है, ध्यान से देखो, यहां डेल्टा वी बटे में है ना। Yes, sir. बता डायरेक्टली या इनवर्सली, पूछेंगे ई क्या है, ई क्या है। अबे अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, डेल्टा वी बटे में है मतलब व्युत्क्रमानुपाती, यानी इसको बढ़ाएंगे तो ये, इसको घटाएंगे तो ये। डेल्टा वी का मान सबसे ज्यादा किसके लिए, किसके लिए, तो सबसे कम वी का मान किसके लिए, गैस के लिए। वो सोच नहीं पा रही, अरे यार तब इसके लिए गैस में ज्यादा है, कम होगा। और उससे ज्यादा किसके लिए, द्रव। सबसे कम किसका मान होता है, ठोस का, तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, ठोस का। यानी बी ठोस सबसे ज्यादा, उससे कम द्रवों का, और सबसे कम किसके लिए, बात समझ में नहीं आई। यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान ठोसों के लिए सबसे ज्यादा, मान तो उड़ जाओगे भाई, ठोसों के लिए सबसे ज्यादा और गैसों के लिए सबसे क्या। तुक्का सिट ना करो यार, मेरी शकल देख के उत्तर ना बताओ, समझ के बताओ भाई, समझ के। डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन गैसों में सबसे ज्यादा हो जाता है, इसीलिए उसके लिए सबसे कम होगा। ठोसों को सबसे कम दबा सकते हैं, आयतन में परिवर्तन सबसे कम ठोसों में होगा, इसलिए उसके लिए बी का मान सबसे क्या होगा, ज्यादा। अबे समझ लोगे तो याद रहेगा मरते दम तक। और रट्टा मारे कि ये ज्यादा ये कम, ये ज्यादा ये कम, तो यहां से बहरे करते मान के ज्यादा के कम ठीक है ना। तो ऐसा ना करो, इसलिए समझो इस टॉपिक को। अरे आया ना, बनाना तो कुछ है इसमें, ये बना लिया सबने। Yes. अच्छा आगे चलते हैं। एक शब्द यहां बार बार आया, ठोसों को दबाया, द्रवों को दबाया, गैसों को दबाया, तो यहां पर संपीड्यता आती है। तो आप हेडिंग डालिएगा संपीड्यता। हेडिंग क्या डालिएगा, हेडिंग डालो संपीड्यता। हेलो हेलो हेडिंग क्या डाला आप सभी लोगों ने, संपीड्यता। बोले लिखो, किसी किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। हेलो हेलो हेलो, वीडियो खराब हो रहा है हम लोग का। किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं।
ठीक है, देखिएगा, समझिएगा, मैं संकट में पड़ गया यार, मुझे लग रहा है कि बहस तुम्हारा यहीं पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। ऐसा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक है, पहले बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आएंगे भी आधा घंटा और, लेकिन अब इसको रोक देते हैं वीडियो, तो 2 मिनट बात कर लें उनसे, बाबा परेशान है, कॉल कर रहे हैं। भाई कोई समस्या आप लोग को? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं तुम्हारे समझ में आए हमारे होते हुए ना। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इन लोगों के लिए बेस्ट आप लोग, तुम्हें पढ़ाएंगे भी।